मान लीजिए कि किसी भयानक घटना की रात कोई इंसान उसी जगह मौजूद था जहां एक अपराध हुआ। बाप रे, शुरुआत ही इतनी खौफनाक। बिल्कुल। और अगली सुबह जब उस इंसान की आंख खुलती है तो उसके कपड़ों पर खून के निशान हैं, शरीर पर चोटें हैं, लेकिन दिमाग में एक अजीब सा सन्नाटा है। मतलब कुछ भी याद नहीं। कुछ भी नहीं। जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो वहां सिर्फ अंधेरा मिलता है। खुद का ही दिमाग एक ऐसी तिजोरी बन गया है जिसकी चाबी ही खो चुकी है। ये स्थिति तो किसी के लिए भी एक डरावना सपना हो सकती है। एकदम सही कहा। और आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी खौफनाक स्थिति के बीचों बीच उतरने वाले हैं। हमारे पास जो आज के नोट्स हैं वो द गर्ल ऑन द ट्रेन की कहानी पर आधारित हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। है ना? तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे खंडित याददाश्त, या जिसे हम ब्लैकआउट कहते हैं, और मनोवैज्ञानिक हेरफेर मिलकर एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बनाते हैं जिसकी सलाखें असल में किसी को दिखाई ही नहीं देती। से मतलब सच्चाई खत्म होती है और इंसान का अपना भ्रम शुरू होता है। जब किसी इंसान की चेतना और उसकी यादों के बीच का जो पुल है वो टूट जाता है तो वो एक ऐसे शून्य में गिर जाता है जहां कोई भी दूसरा व्यक्ति आसानी से अपनी सुविधानुसार नई सच्चाई गढ़ सकता है। ठीक है, तो आइए इसे शुरू से ही डिकोड करते हैं। कहानी के केंद्र में रेचल नाम की एक महिला है। हाँ, रेचल। नोट से जो उसकी तस्वीर बनती है वो काफी बिखरी हुई है। रेचल हर दिन एक ही ट्रेन से लंदन शहर की ओर जाती है और वापस आती है। जबकि उसकी नौकरी छूट चुकी है, राइट? बिल्कुल। नौकरी जा चुकी है, तलाक हो चुका है, और वो शराब की भारी लत से जूझ रही है। एक बहुत ही डार्क फेज में है वो। हाँ, लेकिन फिर भी वो रोज सुबह तैयार होकर ट्रेन में बैठती है ताकि अपनी मकान मालकिन और खुद की नजरों में भी एक सामान्य जीवन का नाटक कर सके। ये अपने आप में काफी दुखद है ना? अब इस रोजमर्रा के सफर में उसकी नजर ट्रेन की खिड़की से बाहर एक घर पर टिकती है। वहां रहने वाले जोड़े को वो जानती तक नहीं है, लेकिन उसने खुद ही उनका नाम जेस और जेसन रख दिया है। अपनी ही एक फैंटेसी बना ली है। बिल्कुल। रेचल के दिमाग में उनकी जिंदगी प्यार, भरोसे और पूर्णता की एक जीती जागती मिसाल है। वो पूरी तरह परफेक्ट हैं। यहाँ जो मनोवैज्ञानिक तंत्र काम कर रहा है ना, वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। वो कैसे? देखिए, रेचल असल में उस जोड़े को नहीं देख रही है। वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजर रही है जिसे प्रोजेक्शन और आइडियलाइजेशन कहा जाता है। अच्छा, प्रोजेक्शन। हाँ, जब कोई इंसान बहुत गहरे अवसाद या खालीपन में होता है तो मानव मस्तिष्क उस शून्य को भरने के लिए एकदम बेताब हो जाता है। तो वो खालीपन दूसरों में भर रही है। बिल्कुल। रेचल ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खोया है, जैसे प्रेम, स्थिरता, एक अपना घर, वो सब कुछ वो उन अजनबियों पर थोप रही है। ये कोई टाइम पास नहीं है, बल्कि उसके दिमाग का एक कोपिंग मैकेनिज्म है। मतलब दर्द से बचने का तरीका। एकदम सही। वो अपनी दर्दनाक वास्तविकता से बचने के लिए उस जोड़े की उस काल्पनिक दुनिया में जाकर छिप रही है। अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें तो रेचल का दिमाग एक ऐसे स्मार्टफोन के कैमरे की तरह है जिसका लेंस बुरी तरह से क्रैक हो चुका है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? अब वो उस टूटे हुए लेंस से बाहर की दुनिया की जो भी तस्वीर खींच रही है उसमें असलियत कम और उस टूटे हुए लेंस की दरारें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। हाँ, वो तस्वीर उसकी अपनी बिखरी हुई भावनाओं का ही रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें देखकर ये मान लेते हैं कि अरे, इनकी जिंदगी में तो कोई दुख है ही नहीं। हाँ, और असलियत एकदम अलग होती है। रेचल भी ठीक यही कर रही है, बस उसका माध्यम इंस्टाग्राम नहीं बल्कि एक तेज रफ्तार ट्रेन की खिड़की है। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, लेकिन इस टूटे हुए लेंस वाली थ्योरी में एक और पेंच भी है। वो क्या? एक काल्पनिक दुनिया सिर्फ तब तक ही सेफ रह सकती है जब तक वास्तविकता की कोई किरण उस दरार से अंदर ना आ जाए। जब तक सच का सामना ना हो। राइट। रेचल ने जेस और जेसन की जो परफेक्ट मूर्ति गढ़ी थी वो बहुत नाजुक थी, और भ्रम की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उसे टूटने के लिए महज एक सच की जरूरत होती है। और वो सच बहुत ही भयानक तरीके से सामने आ भी जाता है। बिल्कुल। एक दिन ट्रेन से बाहर देखते हुए रेचल की नजर उसी जेस पर पड़ती है जिसका असल में नाम मेगन है। रेचल देखती है कि मेगन अपनी बालकनी में किसी और आदमी को चूम रही है। बाप रे, उसका तो पूरा भ्रम ही टूट गया होगा। एकदम। वो आदमी उसका पति नहीं है। रेचल के लिए यह सिर्फ किसी अजनबी का धोखा नहीं था,
यह उसकी उस परफेक्ट दुनिया का चकनाचूर होना था जो उसने अपने दिमाग में बसा रखी थी। हाँ, क्योंकि उसने अपना सब कुछ उस फैंटेसी में इन्वेस्ट कर दिया था। और इसके कुछ ही दिनों बाद जब खबर आती है कि मेगन अचानक गायब हो गई है, तो रेचल पूरी तरह से इस घटना में घुस जाती है। मेगन का गायब होना और रेचल का इस मामले में खुद को इन्वॉल्व करना, ये दोनों ही चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि रेचल खुद को इस घटना से इमोशनली जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी। उसे लगता है कि उसे कुछ करना ही होगा। हाँ, उसके पास एक मोटिव आ जाता है। उसने अपनी आदर्श दुनिया को टूटते हुए देखा है और उसे लगता है कि उसे उस धोखे का हिसाब लेना है। लेकिन यहाँ पर कहानी का असली पेचीदा हिस्सा शुरू होता है। वो ब्लैकआउट वाला हिस्सा। हाँ, परेशानी ये है कि जिस रात मेगन गायब हुई, रेचल उसी मोहल्ले में मौजूद थी, लेकिन उसने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि उसे पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। पूरी याददाश्त गायब। बिल्कुल। उसके दिमाग में सिर्फ कुछ धुंधली तस्वीरें हैं, एक नीली ड्रेस, एक आदमी का चेहरा, डर का एहसास और खून। उस रात की घटना को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? मतलब ये ब्लैकआउट असल में काम कैसे करता है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी कहानी का सस्पेंस इसी पर टिका है। विज्ञान की भाषा में इसे एंट्रोग्रेड एमनेशिया कहा जाता है। अच्छा, एंट्रोग्रेड एमनीशिया। हाँ, जब शरीर में अल्कोहल का लेवल एक लिमिट को पार कर जाता है, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो शट डाउन हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो हिप्पोकैम्पस का रोल क्या होता है? इसका काम है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलना। ओके। इसे ऐसे समझें कि कैमरे का लेंस तो खुला है, वो सब कुछ देख भी रहा है, लेकिन अंदर जो टेप या मेमोरी कार्ड है ना, वो रिकॉर्डिंग को सेव ही नहीं कर रहा है। ओह, तो डेटा सेव ही नहीं हुआ। बिल्कुल। इसलिए जब अगली सुबह रेचल उठती है, तो ऐसा नहीं कि वो घटना भूल गई है। असल में वो घटना उसके दिमाग में कभी दर्ज ही नहीं हुई। अरे, तो अगर वो घटना दिमाग में दर्ज ही नहीं हुई, मेमोरी कार्ड में सेव ही नहीं हुई, तो फिर रेचल को खून या नीली ड्रेस की वो जो धुंधली तस्वीरें या फ्लैशेस आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं? ये तो एकदम उल्टी बात हो गई। और यहीं पर मानव मस्तिष्क का सबसे अजीब और खतरनाक पहलू सामने आता है। बताइए। जब हिप्पोकैम्पस पूरी तरह से बंद नहीं होता, बल्कि सिर्फ लड़खड़ा रहा होता है, तो वो यादों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े या स्नैपशॉट सेव कर लेता है। सिर्फ कुछ रैंडम तस्वीरें? हाँ, अब जब दिमाग वापस होश में आता है और उन कुछ टुकड़ों को देखता है, तो उसे वो खालीपन बर्दाश्त नहीं होता। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे कॉन्फैब्युलेशन कहते हैं। कॉन्फैब्युलेशन मतलब दिमाग उन दो टुकड़ों के बीच की खाली जगह को भरने के लिए अपने आप ही कुछ नई कहानियां या अनुमान गढ़ने लगता है। बाप रे, दिमाग खुद ही कहानी बना रहा है। ना लिया है। इसका मतलब है कि हम जिस नैरेटर की आंखों से ये दुनिया देख रहे हैं, वो न सिर्फ अनरिलायबल है, बल्कि उसका अपना दिमाग ही उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहां मुझे थोड़ा संदेह है। क्या हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि रेचल का दिमाग उसे धोखा दे रहा है? इस पहेली में सिर्फ रेचल की याददाश्त का ही तो मसला नहीं है ना? नहीं, कहानी में और भी परतें हैं। हाँ, क्योंकि जब हम नोट्स में आगे बढ़ते हैं, तो पता चलता है कि मेगन, जिसे रेचल ने एक आदर्श पत्नी का दर्जा दे रखा था, उसकी भी अपनी एक बहुत ही डार्क छिपी हुई दुनिया थी। मेगन की असलियत। कहानी अब हमें मेगन और टॉम, जो रेचल का पूर्व पति है, उसकी नई पत्नी आना के नजरिए से भी चीजें दिखाना शुरू करती हैं। और इस कहानी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये किसी भी एक नजरिए पर पूरी तरह से भरोसा करने ही नहीं देती। बिल्कुल। जब मेगन की डायरी और उसके विचारों वाला हिस्सा सामने आता है, तो रेचल का वो जो गढ़ा हुआ भ्रम था, वो हमेशा के लिए टूट जाता है। मेगन की जिंदगी जरा भी परफेक्ट नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत परेशान थी। हाँ, वो गहरे डिप्रेशन, अपने अतीत के एक भयानक ट्रॉमा और एक अजीब सी घुटन से जूझ रही थी। उसका जो अफेयर था, वो सिर्फ एक शारीरिक धोखा नहीं था। तो वो क्या था? वो असल में अपने अंदर के उस विशाल खालीपन और उस शांत, बोरिंग उपनगरी जिंदगी की घुटन से भागने की एक हताश कोशिश थी। ये एक बहुत ही अजीब सी समानता है दोनों में। ध्यान से देखिए, रेचल शराब के जरिए अपनी जिंदगी की असलियत से भाग रही है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं बचा। सही बात है। और मेगन नए रिश्तों और बेवफाई के जरिए भाग रही है, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है, वो उसे अंदर से एकदम खोखला कर रहा है। दोनों का तरीका अलग है, पर दर्द एक ही है। बिल्कुल। दोनों ही औरतें बाहर से बिल्कुल अलग दिखती हैं, लेकिन अंदर से एक ही तरह के दर्द और एस्केपिज्म का शिकार हैं। यहाँ तक कि आना भी, जिसे लगता है कि उसने टॉम के साथ एक बहुत ही सुरक्षित परिवार बना लिया है, वो भी असुरक्षा और डर में जी रही है।
और ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत गहरा पॉइंट है। ये तीनों महिलाएं, रेचल, मेगन और एना, समाज द्वारा गढ़े गए उस परफेक्ट जिंदगी के मिथक की ही शिकार है। हाँ, वो सोसाइटी का प्रेशर। बिल्कुल। समाज अक्सर यही थोपता है कि एक सुंदर सा घर, एक प्यार करने वाला पति और बस स्थिरता ही खुशी के पैमाने हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही है। एकदम। ये तीनों किरदार इस बात का सबूत है कि बाहर से सुंदर दिखने वाला वो ढांचा अंदर से कितना सड़ चुका हो सकता है। मतलब कोई भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं है। नहीं, वे सभी बस अपने तरीके से उस दमघोटू माहौल में किसी तरह सांस लेने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसी दमघोटू माहौल में एक ऐसा किरदार भी है जो इस पूरे कमजोर ढांचे का फायदा उठा रहा है। टॉम। हाँ, और ये हमें कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से की ओर ले जाता है। टॉम रेचल का पूर्व पति और आना का वर्तमान पति। शुरुआत में तो वो बहुत ही बेचारा सा लगता है। बिल्कुल। नोट्स में शुरू में उसे एक परेशान इंसान के रूप में पेश किया गया है जो अपने शराबी एक्स वाइफ की अजीबोगरीब हरकतों को किसी तरह बस बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन वो एक मुखौटा था। हाँ, जब हम परतों को हटाते हैं तो असली राक्षस की तस्वीर सामने आती है। टॉम कोई आम धोखेबाज नहीं है, वो एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से दिमाग से खेलने वाला शिकारी है। और टॉम का जो सबसे बड़ा हथियार था वो था गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? देखिए, गैसलाइटिंग कोई आम झूठ बोलना नहीं होता। ये किसी व्यक्ति की वास्तविकता को समझने की क्षमता पर एक सिस्टमैटिक हमला है। मतलब इंसान को खुद पर ही शक होने लगे? एकदम सही। जब रेचल को ब्लैकआउट्स होते थे तो टॉम उस खाली कैनवास का पूरा फायदा उठाता था। वो अगले दिन रेचल को बताता था कि उसने रात को कितना भयानक व्यवहार किया है। वो उसे झूठी कहानियां सुनाता था। हाँ। कैसे उसने लोगों का अपमान किया या वो कितनी हिंसक हो गई थी। और चूंकि रेचल को कुछ याद ही नहीं होता था, उसे टॉम के बात पे यकीन करना ही पड़ता था। अगर हम इसे और बारीकी से समझें तो टॉम का ये खेल एक कंप्यूटर वायरस की तरह है। बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? है ना? एक आम वायरस शायद कंप्यूटर से बस कुछ फाइलें डिलीट कर दे, लेकिन टॉम जिस तरह का वायरस है वो फाइलें डिलीट नहीं करता, बल्कि वो कंप्यूटर के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही दोबारा लिख देता है। बाप रे! वो सिस्टम को ये विश्वास दिला देता है कि तुम ही खराब हो चुके हो। टॉम ने रेचल के दिमाग के साथ ठीक यही किया। उसने धीरे धीरे रेचल के आत्मविश्वास को इस कदर तोड़ दिया कि रेचल खुद को ही एक हिंसक और पागल औरत समझने लगी। उसने रेचल की अपनी ही नजरों में उसकी इमेज खराब कर दी। बिल्कुल। उसने रेचल को दुनिया की नजरों में ही नहीं, खुद उसकी नजरों में गिरा दिया था। इस वायरस वाले उदाहरण से एक और बात बहुत क्लियर होती है। वो क्या? गैसलाइटिंग का ना एक पूरा लूप होता है, एक चक्र। टॉम उसे बताता था कि वो कितनी बुरी है। इस शर्मिंदगी और गिल्ट के कारण रेचल और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी। और फिर डिप्रेशन से बचने के लिए वो क्या करती थी? वो और ज्यादा शराब पीती थी। ज्यादा शराब पीने से उसे फिर से ब्लैकआउट होता था और टॉम को एक और मौका मिल जाता था उसके दिमाग में एक नया झूठ डालने का। ओह, ये तो एक कभी न खत्म होने वाला जाल था। बिल्कुल। ये एक ऐसा फीडबैक लूप था जिसे टॉम ने बड़ी ही चतुराई से डिजाइन किया था ताकि रेचल हमेशा कमजोर रहे और कभी उस पर शक करने की हिम्मत ही ना कर सके। ये तो शारीरिक हिंसा से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि जब किसी को चोट लगती है तो उसे पता होता है कि हमलावर कौन है। हाँ, दुश्मन सामने होता है। लेकिन जब कोई दिमाग पर इस तरह से कब्जा कर लेता है तो पीड़ित इंसान खुद को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठता है। और इसी मनोवैज्ञानिक कंट्रोल की वजह से टॉम इतने सालों तक बचा रहा। लेकिन जब मेगन की कहानी टॉम से जुड़ती है तो टॉम का ये कंट्रोल खतरे में पड़ जाता है ना? एकदम। मेगन ने टॉम के उस असली दोहरे चेहरे को देख लिया था। वो टॉम के लिए सिर्फ एक अफेयर नहीं रह गई थी। वो एक खतरा बन गई थी। हाँ, एक ऐसा खतरा जो टॉम के बुने हुए उस परफेक्ट जिंदगी के जाल को पूरी तरह से फाड़ सकती थी। टॉम जैसे लोग जो दूसरों पर पूरा कंट्रोल रखने के आदी होते हैं, वो अपना कंट्रोल खोने के डर को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो जब उसे लगा कि मेगन उसका पर्दाफाश कर देगी तो उसने मेगन को ही रास्ते से हटा दिया, उसकी हत्या कर दी। और सबसे विडंबना की बात देखिए, जिस रात टॉम ने मेगन की हत्या की, रेचल वहीं मौजूद थी। हाँ, वो इतने करीब थी सच के। लेकिन अपने उसी ब्लैकआउट की वजह से वो सच्चाई को देखकर भी नहीं देख पाई। और टॉम ने रेचल की उसी कमजोरी का इस्तेमाल करके उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि शायद रेचल ने ही नशे में मेगन को मार दिया है। वो सच में एक मॉन्स्टर था। बिल्कुल। वो सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो एक ऐसा कठपुतली नचाने वाला था जो अपनी कठपुतलियों को खुद उनके ही धागों में उलझा रहा था। लेकिन देखिए,
किसी भी भ्रम की ना एक सीमा होती है। वो कैसे टूटता है? जब रेचल अपनी यादों के उन टूटे हुए टुकड़ों को धीरे धीरे जोड़ने लगती है, शायद इसलिए क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए और कुछ बचा ही नहीं था, तो टॉम के झूठ का वो पूरा महल दरकने लगता है। उसे फ्लैशेस आने लगते हैं। हाँ, रेचल की वो जुनूनी खोज उसे इस एहसास तक ले जाती है कि उसके दिमाग में जो वो धुंधली तस्वीरें हैं ना, नीली ड्रेस, खून, वे उसके अपराध की नहीं है, वो टॉम के अपराध की गवाह हैं। क्या बात है। और यहीं से कहानी अपने अंतिम और सबसे बड़े टकराव की ओर बढ़ती है। क्लाइमैक्स में पहुंचकर सारे जाले एकदम साफ हो जाते हैं। रेचल को समझ आ जाता है कि उसकी याददाश्त भले ही कमजोर थी, लेकिन वो पागल बिल्कुल नहीं थी। और इस बार एक अच्छी बात ये थी कि वो अकेली नहीं है। हाँ, आना, जो अब तक टॉम की मीठी बातों के धोखे में जी रही थी, उसे भी टॉम के असली चेहरे के दर्शन हो ही जाते हैं। बिल्कुल। और जब टॉम को लगता है कि उसकी सच्चाई सामने आ रही है, तो वो एक बार फिर से अपनी उसी पुरानी चाल यानी गैस लाइटिंग का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो फिर से रेचल को पागल साबित करने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ आपका वो वायरस वाला उदाहरण काम आता है। एक बार जब दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस को पहचान लेता है ना, तो वो वायरस दोबारा काम नहीं कर पाता। बिल्कुल सही कहा। रेचल अब टॉम के उस धोखे को पूरी तरह समझ चुकी थी। ये सिर्फ दो लोगों के बीच की हाथापाई नहीं थी, ये एक महिला की उस मानसिक कैद से आजादी की लड़ाई थी जिसमें उसे सालों से बंद रखा गया था। जब उस हताशा और आत्मरक्षा के संघर्ष में टॉम मारा जाता है, तो वो सिर्फ एक अपराधी का अंत नहीं होता। तो वो किसका अंत था? वो उस पूरी व्यवस्था और उस भयानक भ्रम का अंत था जिसने रेचल को एक जिंदा लाश बना दिया था। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। टॉम की मौत के साथ रेचल अपने उस पुराने, कमजोर और डरे हुए वर्जन से भी हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। एकदम। उसने न सिर्फ एक हत्यारे को हराया, बल्कि उसने अपनी खोई हुई चेतना और अपनी सच्चाई को वापस हासिल कर लिया। यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। इस पूरी गहन चर्चा से जो बात सबसे स्पष्ट रूप से उभरती है, वो ये है कि याददाश्त और सच्चाई कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, वे एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां अगर कोई इंसान सतर्क ना रहे तो कोई दूसरा आसानी से उस पर कब्जा कर सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस विश्लेषण का निचोड़ ही यही है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि हम उसे कैसे प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल। द गर्ल ऑन द ट्रेन के ये नोट्स हमें यही सिखाते हैं कि अक्सर सबसे खौफनाक चीजें किसी सुनसान सड़क पर नहीं होती। तो कहाँ होती है? वो बंद दरवाजों के पीछे और हमारे खुद के दिमाग के अंधेरे कोनों में घटित होती हैं। सच्चाई अक्सर बहुत बदसूरत हो सकती है, लेकिन भ्रम की वो सुंदर सी दुनिया उससे कहीं ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हमने देखा कि कैसे टूटी हुई यादों के खाली कैनवास पर गैस लाइटिंग के जरिए एक पूरी झूठी दुनिया गढ़ी जा सकती है। हमने समझा कि कैसे अपने ही दर्द से बचने के लिए इंसान कभी-कभी दूसरों की जिंदगी में एक परफेक्ट दुनिया ढूंढने लगता है, और कैसे वास्तविकता का एक छोटा सा झटका उस पूरी फैंटेसी को तबाह कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन सुनने वालों के लिए इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो हम सबके जहन में रुकना चाहिए। वो क्या? देखिए, हम सभी अपनी यादों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि हमें अपना अतीत बिल्कुल वैसे ही याद है जैसा वो असल में हुआ था। हाँ, ये तो हम सब मानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हमारी यादों की उस तिजोरी में ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो वास्तव में वैसी ही घटी थीं जैसी हमें याद हैं, और कितनी यादें ऐसी हैं जो सिर्फ इसलिए वैसी बन गई हैं क्योंकि दूसरों ने हमें बार बार वही कहानी सुनाई। या शायद हमारे अपने ही दिमाग ने किसी गहरे मानसिक दर्द, किसी बड़ी शर्मिंदगी या ट्रॉमा से हमें बचाने के लिए चुपचाप हमारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा बदल दिया हो। बाप रे, ये तो रोंगटे खड़े करने वाला ख्याल है। क्या ऐसा संभव है कि किसी और के नहीं बल्कि हमारे अपने ही दिमाग ने कभी-कभी हमारे साथ गैस लाइटिंग की हो? इस गहरे और थोड़ा असहज करने वाले सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। गहराई में उतरने का यह सफर आगे भी जारी रहेगा।